देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कभी भी किसी ने मेरे जैसे गवाही नहीं दी होगी कोर्ट में। पूरे कोर्ट को हिला दिया मैंने। उस कंपाउंडर का मुंह ही बंद कर दिया था। उस मंगल ने और बाबू ने मुझे बिठा दिया था और उस मैडम ने, नहीं तो उस कंपाउंडर को मैं आज खत्म ही कर देती थी। अजी, ये क्या चल रहा है आपका? खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। यहाँ पूरा गांव डॉक्टर के पक्ष में गवाही दे रहा है और आप ही अकेली क्यों उनके खिलाफ में गवाही दे रही है? और ये बताइए, आपको तो दिखता नहीं है ना, तो डॉक्टर सब जगह कैसे दिखाई देते हैं आपको? भले मुझे दिखता नहीं है, लेकिन सब समझती हूँ मैं। लेकिन तुम सबको दिखता है, लेकिन तुम पट्टी बांध के बैठे हो। बाबू, तू सुबह जल्दी उठना और सारे अखबार लेके आना। आजी, आपको अखबार क्यों चाहिए? अरे मेरा कल अखबार में फोटो छपने वाला है, कल देख लेना। देश में, राज्य में, दुनिया में सारी जगह मेरे नाम का बोलबाला होगा। इस सरू बुढ़िया ने एक खूनी को फांसी पे चढ़ा दिया, इसलिए बड़े मंत्री के हाथों मुझे सम्मान भी मिलेगा। मैं कोई सामान्य औरत नहीं हूँ। आज मैं शांति से सो पाऊंगी और सपने में भी उस कंपाउंडर को फांसी चढ़ते हुए देखूंगी। आजी, पर आपने दादी को तो देखा ही नहीं है, तो फिर आपको सपने में दादी कैसे दिखेंगे? चुप हो जा, बड़ा होशियार बनता है मेरे सामने। चल जरा मुझे खुली हवा में घूमने ले चल। हाँ चलो चलो। बड़ा होशियारी दिखा रहा है। ये लो लाठी, चलो। आजी, मुझे बाद में बताना वहाँ पर कोर्ट में अच्छा, क्या क्या हुआ था। आई का क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उनका जो करना है वो बाद में सोच लेना। पहले वाड़े का देखो, बंटवारा करो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बाहर से कोई आकर कंकाल निकाल रहा है और तुम लोग सोते रहना। मैं आई थी चबूतरा तोड़ने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मुझे तोड़ने नहीं दिया। अगर उसी वक्त चबूतरा तोड़ दिया होता तो तभी ताजा ताजा लाश मिल गई होती और समझ जाते थे लोग कि किसकी लाश है। बाड़े में कोई लाश नहीं मिली है। हाँ, तो वो कंकाल आसमान से गिरा था वहाँ पर। वो तो पुलिस ने ही रखा होगा वहाँ पर। बाबू, सुन रहे हो ना क्या बोल रही है तुम्हारी बीवी? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? क्या सच है क्या झूठ है, राम ही जाने। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन मेरा मन मुझसे कह रहा है ये सब काम उस मैडम ने ही किया होगा। ना जाने ये डॉक्टर का पीछा कब छोड़ेगी। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मंजुला का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसी दौरान सुरेश पाटिल का खून हो गया और संजू गायब हो गया। उसी दौरान पुलिस के हाथ कुछ सबूत भी लगे, जिससे ये साबित होता है कि मंजू का एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून हुआ था। क्योंकि ये तीनों ही एक ही जमीन के सौदे के सिलसिले में एक दूसरे के संपर्क में थे। सुरेश पाटिल का जिस जमीन को खरीदने से पहले ही उनका खून हो गया, उसी जमीन पर अभी अजित कुमार का नाम है। ये सभी घटनाएं यही दर्शाती हैं कि ये सारे खून जमीन के लालच में आकर इस इंसान ने किए हैं। जज साहब, अगले गवाह के तौर पर मैं अमर यानी कि मंजू के पति को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। अमर संगपाल हाजिर हो। आपका नाम? अमर संगपाल। मंजू आपकी कौन लगती थी? पत्नी। आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आप इस गांव में किस लिए आए थे? मैं और मंजू हमारी जमीन बेचने के लिए इस गांव में आए थे। जमीन की बिक्री के बाद जो पैसे मिलने वाले थे उससे मेरा ऑपरेशन कराना था। अच्छा, मंजू का और आपका रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा था। कभी कभी झगड़े होते थे, लेकिन पति पत्नी में जैसे आम झगड़े होते हैं वैसे ही। वो बहुत ख्याल रखती थी मेरा। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
आपकी मुलसिम के साथ पहचान कैसे हुई? मंजू की वजह से। इनकी मंजू के साथ अच्छी दोस्ती थी। इनका हमेशा हमारे घर पर आना जाना था। एक मिनट, क्या कहा फिर से बताइए? इनका हमारे घर पर आना जाना था। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब। जिस जिस जगह पर मुलजिम का आना जाना था वहाँ पर वारदातें हुई। पॉइंट है ये गधे, कैसा पॉइंट है? जो भी मुंह में आए बोला मत कर। नहीं, मुझे लगा इसीलिए मैंने कहा। नामिया, एक बात बता देता हूँ तुझे। मेरा मन मुझसे कह रहा है डॉक्टर निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो बाइज्जत बरी होंगे, मतलब होंगे ही, देखना। ऑर्डर ऑर्डर। शिकार ढूंढना, उस पर जाल बिछाना और एक बार वो जाल में फंस जाए एक पल भी जाया किए बगैर उसे खत्म कर देना। सब जानबूझकर प्लान करके कर रहा था ये आदमी। जज साहब, मैडम कुछ भी इल्जाम लगा रही हैं और वो भी बिना सबूतों के। जब आपका मौका आएगा तब आप अपनी बात को रखिएगा, बीच में मत बोलिए। माफ कीजिए जज साहब। सुरेश पाटिल का खून जमीन खरीदने के सिलसिले में हुआ होगा, क्या आपको ऐसा लगता है? वैसे पक्का नहीं बता सकता, लेकिन सुरेश पाटिल जमीन का सौदा करने के लिए हमारे घर आने वाले थे। उसी दौरान उनके साथ ये सब हुआ। ये देखकर तो ऐसा ही लगता है। और संजू? शायद संजू को डॉक्टर पर शक हुआ था। उसने मंजू से कहा था कि डॉक्टर को जमीन मत बेचना, लेकिन उसने बात नहीं मानी और अचानक वो गायब हो गया। अभी तक नहीं मिला है वो। आपका जमीन का सौदा पूरा हो गया था क्या? नहीं, डॉक्टर ने सिर्फ अभी तक आधी रकम ही दी है मुझे। अब जज साहब, मैडम 30% रकम मैंने मजू को एडवांस के तौर पर दी थी और 50% आपके सामने ही सौदा हुआ था। अब 30% रकम मैंने एडवांस के तौर पर दी है। ये अगर मंजू ने अमर को बताया नहीं होगा तो इसमें मेरा क्या दोष है? ये कैसे हो सकता है? मंजू मुझे सब बताती थी, लेकिन इस पैसे के बारे में उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। और जब मैंने इन्हें बाकी पैसों के लिए कॉल किया तब इन्होंने हमेशा एक ही जवाब दिया, अभी पैसे नहीं है, बाद में फोन करता हूँ। और धीरे धीरे इन्होंने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया। आपको इसके बारे में कुछ कहना है? हाँ, आपके पास तो जवाब तैयार ही होंगे ना, है ना? नहीं, मेरे पास जवाब तैयार नहीं है, लेकिन सच्चाई है। मैं मानता हूं, मैं अमर के फोन नहीं उठाता था क्योंकि उन्हें देने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे। हाँ, मेरे पास थोड़ी बहुत रकम थी, लेकिन वो मैंने अपनी शादी के लिए संभाल कर रखी थी। मैंने मंजू की जमीन तो सिर्फ उसकी मदद करने के लिए खरीदी थी, लेकिन मेरी अच्छाई की वजह से मैं यूं फंस जाऊंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने इन्हें बताया था कि जब आप गांव आओगे तब मैं आपको बाकी की रकम दे दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा समय मिल जाता पैसे इकट्ठा करने के लिए। देखिए, गांव के जो गरीब पेशेंट्स हैं, मैं उनसे फीस के पैसे तक नहीं लेता, क्योंकि मैं यहाँ प्रॉपर्टी बनाने या पैसे कमाने के लिए बिल्कुल नहीं आया। मुझे तो लगता है डॉक्टर ने अगर मंजू की अपशकुनी जमीन खरीद कर उस पर रिजॉर्ट नहीं बनाया होता तो ये सब कभी होता ही नहीं। आपके पास रिसोर्ट बनाने के लिए पैसे थे, लेकिन इन्हें देने के लिए नहीं थे, ऐसा क्यों? क्योंकि रिसोर्ट बनाकर उसमें से जो पैसे आने वाले थे वही पैसे इन्हें देने वाला था और गांव के लोगों को रोजगार मिल जाता। मैं इसी जगह पर लोगों को एडमिट कराने वाला था। बहुत सोचा था आपने गांव के लोगों के लिए। मुझे लोगों की भलाई करना अच्छा लगता है। बात यह है, इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। मैं अनाथ ही पला बड़ा हूँ। और बस कहानी याद हो गई है सबको। मुझे बताइए, सौदे के दिन मंजूला के घर आप क्या सोच कर गए थे? कुछ नहीं, सिर्फ
जमीन के कागजातों पर दस्तखत लेने गया था। आपको क्या लगता है, आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ है या खून? मंजू की बारीक नजर होती थी घर की हर एक चीज पर। हर बात तो वो बहुत संभाल के किया करती थी और गैस को लेकर तो खास सावधानी बरतती थी। उस दिन डॉक्टर के सिवा हमारे घर दूसरा कोई नहीं आया। उस दिन अजित कुमार का घर आकर जाना और मंजू का एक्सीडेंट, इन दोनों में कितने समय का फासला था? लगभग 5 मिनट का होगा। तो आपको गैस की स्मेल नहीं आई? नहीं। यानी अजित कुमार ने जाते समय गैस का पाइप लीक कर दिया होगा, इसकी गुंजाइश हो सकती है। हाँ, गुंजाइश है। इस पर आपको कुछ कहना है क्या? अब आपके पास कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है कि मंजू का खून आपने ही किया है। अमर भैया, आपको कोर्ट में डॉक्टर के खिलाफ गवाही देने की क्या जरूरत थी? मैंने डॉक्टर के खिलाफ गवाही नहीं दी। कोर्ट में जो सच है वही बताया। क्या बोल रहे हो आप अमर भैया? कुछ समझ में आ रहा है? उस भगवान के अवतार ने आपकी हमेशा मदद की है। आपको ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे ना, इसीलिए आपकी अपशकुनी जमीन खरीदकर डॉक्टर ने ये झमेला मोल लिया है। पूरा गांव मंजू को गांव से बाहर निकाल देने वाला था, लेकिन उस वक्त भी डॉक्टर ने ही आपको बचाया था। इतना सब कुछ किया उस इंसान ने आपके लिए, और आपने क्या किया? उन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हो, ऐसे आदमी पर इल्जाम। मैं जानता हूं आप ये सब क्यों कर रहे हो। वो दिव्या मैडम की बातों में आकर ये सब कर रहे हो। अरे थोड़ी तो शर्म कीजिए, थोड़ी तो कद्र कीजिए। याद रखिए, डॉक्टर ने जो एहसान किए हैं। देखो बच्चा, इस सब का दिव्या मैडम से कोई लेना देना नहीं है। और बात एहसानों की है तो डॉक्टर ने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया पैसे दे करके। जमीन खरीदी है हमारी और उसमें से आधे पैसे अभी तक नहीं दिए। ये सब देखते हुए तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि दिव्या मैडम के कहने पर मैं ये सब बोलूंगा? वो आप जाने और वो दिव्या मैडम। लेकिन अमर भैया, अगर ये सब आपने पैसों के लिए किया है तो आपको बता देता हूं, बजिया के जैसा बुरा इंसान पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। बजिया, क्या चल रहा है सब? क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे कोर्ट तय करेगा ना, डॉक्टर निर्दोष है कि खूनी है। खुद को तकलीफ देते हो और लोगों को भी तकलीफ देते हो। उस दिन विजय भैया को भी भला बुरा कहा। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? बता, क्या करूं मैं? डॉक्टर भगवान का अवतार है, उन्हें सजा हुई तो मैं देख नहीं पाऊंगा नामिया। मेरी मरी माँ को जिंदा किया था उस इंसान ने। अगर दिव्या मैडम की बात सुनकर ये सब करने वाले हो ना, बजरंग बली की सौगंध खाकर कहता हूं, उसकी अर्थी उठेगी, ये मेरा वादा है। एक ही घुसे में। दिव्या, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? देखो। सुपर्ब। ये आज के आज कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए। हाँ, सवाल ही नहीं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए।
जज साहब, अभी मेरे हाथ में वाड़े में जो कंकाल मिला था उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं। बॉडी की फॉरेंसिक लैब ने जो ब्यौरा किया था, जो जानकारी मिली थी, वो सब रूपा के वर्णन से मैच होते हैं। माँ कसम। ए, क्या बोल रहा है? ये सारे के सारे सबूत झूठे हैं। अरे ये सब क्या बोली जा रही है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। तो अजीत कुमार देव उर्फ देवी सिंह, इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है आपका? मैं क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त बोलूंगा। मैं जानती थी आपका यही जवाब होगा, क्योंकि इस पर क्या कहानी रचनी है ये अभी तक तय नहीं किया होगा ना आपने। जज साहब, कातलवाड़ी की अपर्णा नाम की लड़की ने खुदकुशी की थी। इन्होंने ही उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया था, ऐसा इन पर इल्जाम है। लेकिन खुदकुशी का इस केस से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है जज साहब। गांव के जितने भी लोग मुलजिम के संपर्क में आए थे, उनके साथ कुछ न कुछ हादसा हुआ है जज साहब। मुलजिम ने अपर्णा की मां को लंग्स ट्रांसप्लांट करने का मशवरा दिया था और उसके लिए 10 लाख रुपयों की मांग की थी। उसमें से आधी रकम यानी कि 5 लाख रुपए अपर्णा ने पहले ही जमा कर दिए थे, लेकिन ऑपरेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑपरेशन के पहले अपर्णा की मां की मौत हो गई। और इत्तेफाक की बात ये है कि जब अपर्णा की मां की मौत हुई, उसी समय अजीत कुमार देव वहीं मौजूद थे। इसलिए क्या वो नेचुरल डेथ थी या पैसों के लिए किया गया खून, ये बताया नहीं जा सकता। मैडम आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरे पास गवाह है जज साहब, जो इस केस के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। नंद कुमार घाटगे हाजिर हो। आपका नाम? नंद कुमार घाटगे, अपर्णा का चाचा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी भाभी को इस इंसान ने मारा है? एक नंबर का झूठा आदमी है ये। इसी ने भाभी को कहा था कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन मैंने उनकी रिपोर्ट हमारे पुणे के डॉक्टर्स को दिखाई। उनका कहना है कि ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। और इसने ऑपरेशन के नाम पर मेरी भाभी से 5 लाख रुपए भी ले लिए और अपर्णा को भी धोखा दिया। ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने कुछ नहीं किया है, किसी को धोखा नहीं दिया है मैंने। मैं डॉक्टर के तौर पर सिर्फ उनका इलाज कर रहा था, बाकी किसी चीज के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जब तुम्हें मौका दिया जाएगा तभी अपनी बात कहना। माफ कीजिए जज साहब। भाभी ने एक दिन मुझे बताया था कि अपर्णा और डॉक्टर के बीच कुछ तो चल रहा है। ये डॉक्टर ने ही अपर्णा को प्यार के जाल में फंसाया है और इसी की वजह से अपर्णा ने खुदकुशी की होगी। ठीक है, आप जा सकते हैं। जज साहब, इसी ने अपर्णा को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इसी ने उसका कत्ल किया होगा, या उसने खुदकुशी की ऐसा दिखावा किया होगा जैसा इंस्पेक्टर रंजीत चौहान के केस में हुआ था। ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लगता है आपने ये तय किया है कि मैं ही खूनी हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर। हाँ हाँ, चढ़ा दो फांसी पे। शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। नाम्या, जा जाके रस्सी लेके आ। आज ही नीचे बैठ जाओ, और आप भी जेल जाओगे और मुझे भी ले जाओगे। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब,
मैं इंस्पेक्टर रंजीत के केस के सिलसिले में एसीपी दिव्या सिंह को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। एसीपी दिव्या सिंह हाजिर हो। एसीपी दिव्या सिंह, आप इंस्पेक्टर चौहान के बारे में क्या कह सकती हैं? इंस्पेक्टर रंजीत ने ये केस पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया था। उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन इस आदमी ने उनकी जान ले ली, अपने खिलाफ के सारे सबूत गायब किए और उनका खून किया है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि ये खून इन्होंने ही किया है? मुझे इस आदमी का पेन इंस्पेक्टर रंजीत के घर पर मिला था। इंस्पेक्टर रंजीत ने खुदकुशी की ही नहीं, क्योंकि गन उनके दाएं हाथ में थी, लेकिन वो तो लेफ्टी थे और इसके सारे रिपोर्ट्स मैंने ऑलरेडी कोर्ट में जमा कर दिए हैं। ठीक है, आप जा सकती हैं। जज साहब, मेरे अगले गवाह हवलदार शिखरे हैं, उन्हें यहाँ पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। हवलदार विराज शिखरे हाजिर हो। हवलदार शिखरे, मुझे बताइए, इंस्पेक्टर चौहान को डॉक्टर पर शक हुआ था क्या? हाँ, रंजीत सर के पास सबूत नहीं थे, इसीलिए वो शांत थे। बहुत ही मेहनत करके उन्होंने सबूत हासिल किए थे। उन्हीं सबूतों ने उनकी जान ले ली। ठीक है, आप जा सकते हैं। जज साहब, मेरा अगला गवाह है नामदेव जाधव, उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। नामदेव जाधव हाजिर हो। हे नामिया गधे, डॉक्टर के बारे में कुछ भी गलत बोला ना तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा एक ही घूंसे में। नहीं जाता फिर। जाना। आपका नाम? नामदेव। वैसे मेरा नाम नामदेव है, लेकिन सब लोग मुझे नामिया बुलाते हैं। नामदेव, मुझे बताइए, आप और इंस्पेक्टर चौहान बस से मुंबई से एक साथ आए थे? हाँ। मुझे बताइए, बस से आते हुए आपकी और इंस्पेक्टर चौहान के बीच में क्या बातचीत हुई थी? चौहान साहब को ना देवी सिंह के बारे में पता चल गया था, उनके पास उसका फोटो भी था। बड़े खुश थे वो। मैडम, मुझे भी लगता है उन्होंने खुदकुशी नहीं की होगी, उनका खून हुआ होगा। ये कैसे कह सकते हैं? कैसे मतलब क्या? जो इंसान इतना खुश था, देवी सिंह को ने ये सबको बताने वाला था, वो इंसान घर जाकर खुदकुशी कैसे कर सकता है? पॉइंट है कि नहीं? सच कह रहे हैं आप जाइए। हाँ, जाऊंगा ना। जाने क्यों कह रहे हो क्या? ठीक। जज साहब, सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए ये सारे खून इसी मुल्जिम ने किए हैं। पुलिस के बिना किसी डर के इसने जो काम किया है वो बहुत ही घिनौना है, इसीलिए कोर्ट इस पर ध्यान दे। इस पर आपको कुछ कहना है? हाँ जज साहब, अब मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। ठीक है, आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। थैंक यू जज साहब। आगे की कार्रवाई अवकाश के बाद होगी। ठीक है, ये सबसे जरूरी फाइल है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आर्या मैडम, आपसे बात करनी थी। साहब, मेरे पास टाइम मैडम नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, बस 5 मिनट चाहिए। कहा ना मेरे पास समय नहीं है। मैडम प्लीज देखिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप दूसरों की मदद करती हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करती हैं। जिन पर अन्याय होता है ना, उन्हें न्याय दिलाना मुझे अच्छा लगता है।
जो अन्याय करते हैं उन्हें नहीं। लेकिन मैडम, मैंने किसी पर अन्याय किया है ये बात साबित नहीं हुई है अब तक। साबित होने के बाद ऐसा आप कह सकती हैं। मैडम, मैं पहली बार कोर्ट में आया हूँ, ऊपर से इतने सारे केसेस डाल दिए हैं। मैं मेरी केस खुद ही लड़ रहा हूँ। मुझे कोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खामखा मुझसे कोर्ट की बेअदबी हुई तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। मैं कानून से चलने वाला इंसान हूँ, कानून मानने वाला इंसान हूँ। आप क्या कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना? मैं एक सरकारी वकील हूँ, मैं आपके खिलाफ केस लड़ रही हूँ और आप मुझसे ही मदद मांग रहे हैं। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, वो मेरे एथिक्स के खिलाफ है, समझ गए आप? मैडम, किसी निर्दोष की जान से बढ़कर कोई एथिक्स या कोई नियम बड़े नहीं होते। मैं तो सिर्फ आपसे गाइडेंस मांग रहा हूँ, केस लड़ने को तो नहीं कह रहा हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, आपके कोर्ट की बेअदबी ना हो इसलिए एक नैतिक जिम्मेदार के तौर पर मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसे केस से जोड़ने की कोशिश मत करना, वरना आपको वो महंगा पड़ेगा। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। सबसे जरूरी बात, आपको कोर्ट में अगर कुछ करना होगा तो कोर्ट से उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। किसी भी गवाह को प्रेशराइज नहीं कर सकते, केस के अलावा उससे कोई भी सवाल नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके कहने पर ऑब्जेक्शन ले सकती हूँ और फिर जो जज साहब कहेंगे वो आखिरी फैसला होगा। हेलो, क्या देख रहे हैं? ध्यान कहाँ है आपका? आपकी तरफ। अच्छा, ठीक है, तो मुझे बताइए मैं क्या कह रही थी? यही कोर्ट की बेअदबी होगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों होती है कोर्ट की बेअदबी? सामने वाले का कहना ठीक से सुनना है, बीच में बोलना नहीं है। यहाँ ध्यान था आपका? आप जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। इंसान के रूप में जानवर हैं आप। जज साहब की जगह अगर मैं होती ना तो कब की आपको फांसी दे दी होती मैंने। मैडम, आप खामखा गुस्सा कर रही हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो आपका मुंह भी देखने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों देख रही हूँ। सुनिए, ले जाइए इन्हें। अरे सुनिए मैडम, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मुझे वो बाबा जिनका बस में पैसों की वजह से खून हुआ था, उस बस के कंडक्टर की गवाही लेनी है। कोर्ट से दरख्वास्त है कि इजाजत दे। इजाजत है। किरण लोखंडे हाजिर हो। जज साहब, मैं उनके नजदीक जाकर सवाल पूछ सकता हूँ? ऑब्जेक्शन जज साहब, मुल्जिम को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक कहा आपने, इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन ये स्पेशल केस है, मुल्जिम का कोई वकील नहीं है, वो खुद ही अपना केस लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें इजाजत दी जाती है। थैंक यू जज साहब। आपका नाम? किरण लोखंडे। कौन से डेपो में काम करते हैं? वडूच। कितने सालों से? 10-12 साल। मुझे बताइए लोखंडे साहब, सफर करते वक्त लोगों की चीजें बस में आपको मिलती होंगी, उन चीजों का आप क्या करते हैं? मतलब सारी चीजें आप बस डेपो में जमा करते होंगे, है ना? हाँ। लोखंडे साहब, एक बात फिर से याद कीजिए, क्या आप सारी चीजें बस डेपो में जमा कर देते हैं? हाँ, अगर कोई चीज जरूरी नहीं होती है तो उसे हम डेपो में जमा नहीं करते, अगर जरूरी हो तो करते हैं। और बाकी चीजें? वो घर में ही पड़ी रहती है। तो फिर जिन लोगों की चीजें आपके पास हैं, उन सब का खून आपने किया है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको जो भी बोलना है वो साफ साफ बोलिए। मुझे सिर्फ यही साबित करना था कि जिस बाबा का खून हुआ था उनका आईडी कार्ड सिर्फ मेरे पास बरामद हुआ तो मैं खूनी नहीं बन जाता। और अगर ऐसी ही बात है तो इस कंडक्टर को कई कत्ल के इल्जाम में हिरासत में लिया जाए। ये हुई ना बात, 1 नंबर पॉइंट निकाला है आपने डॉक्टर। हाँ, ऑर्डर ऑर्डर। इससे ये साबित होता है जज साहब कि उस बाबा के खून से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये ऐसे ही चालाकी करता रहा
तो केस जीतना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मम्मी बहुत अच्छी खीर बनी है सच में। क्या खुशबू आ रही है। 1000 बार कहा है कि अच्छा तीखा खाना बनाया करो, लेकिन ये फीका खाना बनाती है। आज मीठा बनाया है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर की होशियारी देखकर दिल को बड़ा ही सुकून मिला है। डॉक्टर जल्दी ही छूट जाएंगे। आज पहले ही दिन क्या कमाल किया ना डॉक्टर ने। मम्मी, आर्या मैडम का मुंह देखा आपने? उनकी तो बोलती ही बंद कर दी डॉक्टर ने। और वो दिव्या मैडम, उनका चेहरा भी देखने जैसा हो गया था। सब ऊपर वाले की कृपा है, वो हमेशा सच का साथ देता है। इसीलिए फांसी पे चढ़ने वाला है कंपाउंडर, तुम लोग देख लेना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, डॉक्टर जल्दी छूटने वाले हैं। हाँ, वो जरूर छूट जाएंगे। सुना है कोर्ट में डॉक्टर ने हंगामा किया और आज भी डॉक्टर खुद क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले हैं। इसलिए मैं छुट्टी लेकर आया हूँ कार्रवाई सुनने। क्या लगता है डॉक्टर छूट जाएगा? वो सब क्रॉस एग्जामिनेशन पर निर्भर है। डॉक्टर ने खून किया है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो निर्दोष है। अगर उसी ने खून किया हो तो फिर फांसी की सजा होगी। मुझे नहीं लगता इस आदमी ने इतने खून किए होंगे। थोड़े दिनों में पता चलेगा कि किसने क्या किया है। चलो सिर्फ परिवार वाले आ जाओ। हाँ चलो चलो, बाबू भैया, मंगल भाभी, डिम्पल, चलो जल्दी से। उठिए, जज साहब आ गए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं रूपा की केस के सिलसिले में गवाही देने के लिए मंगलताई को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मंगल बाबूराव पाटिल हाजिर हो। मंगलताई, ये बताइए, आप रूपा से कब मिली? मैंने उसकी क्या पहचान करा कर दी थी? वो कहाँ से आई थी और उसका स्वभाव कैसा था? स्वभाव से तो वो बहुत अच्छी थी। वो आपकी मुंह भोली बहन थी और आप ही ने तो उसे पहली बार मिलवाया था। और वो मुंबई से आई थी। ये मैंने उसके सामने आपसे कहा था? हाँ। मंगलताई, मैंने उसे बहन बुलाया था, इस पर उसे कोई आपत्ति थी? नहीं नहीं, उसे कोई भी आपत्ति नहीं थी। जज साहब, दिव्या मैडम कह रही हैं कि मैं रूपा को भगा कर लाया था। अगर ऐसी बात होती तो जब मैंने कहा वो मेरी बहन है, इस बात पर वो गुस्सा हो जाती। वो हमारे गांव में 2-3 दिन रही। उसके बर्ताव में, बोलने में किसी को कुछ गलत नहीं दिखा। इससे यही साबित होता है जज साहब कि मैंने उसे मुंबई से भगा कर नहीं लाया था, वो खुद ही चली आई थी। दैट्स ऑल। मंगलताई, शुक्रिया, आप जा सकती हैं। जज साहब, मैं मेरी अगली गवाह डिम्पल पाटिल को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। डिम्पल बाबूराव पाटिल हाजिर हो। डॉक्टर, आप कितने कमाल के सवाल पूछ रहे हैं। मुझे तो लगने लगा है कि आप जल्द ही छूट जाएंगे। डिम्पल, मैं जो सवाल पूछूंगा तुम सिर्फ उन्हीं के जवाब दोगी, ज्यादा बोलना नहीं। डिम्पल, ये बता, रूपा के और तुम्हारे ताल्लुकात कैसे थे? बहुत अच्छे थे। वो तो मेरी अच्छी फ्रेंड भी बन गई थी और फिर बेस्ट फ्रेंड भी बन गई थी वो मेरी। बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड के साथ हम बहुत सी बातें शेयर करते हैं। उसने तुमसे कुछ कहा था? हाँ, उसने बहुत सारी बातें शेयर की थी मेरे साथ। और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। उसे उसके साथ शादी भी करनी थी और वो उसे यहाँ से लेके जाने वाला भी था। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, और उसके बाद तो मुझे कभी मिली ही नहीं वो। तो फिर वो यहाँ कातरवाड़ी में क्यों आई थी? उसने कुछ तो बताया होगा तुम्हें। हाँ, वो आपको बहुत मानती थी ना। मुझे मतलब डॉक्टर को? हाँ। अरे तो वैसे बताओ। लेकिन आप ही तो डॉक्टर हो ना। डिम्पल,
ये सारी बातें जज साहब की तरफ देखकर बताओ। हाँ जज साहब, रूपा दीदी डॉक्टर को बहुत मानती थी। उसे शादी करनी थी ना, इसीलिए वो डॉक्टर साहब से परमिशन लेने आई थी। तुम जा सकती हो। हो गया? डिम्पल, मैंने तुम्हें गप्पे लड़ाने के लिए नहीं बुलाया, तुम जा सकती हो। जज साहब, रूपा मेरी मुंबई की पेशेंट थी। उसके हालात ठीक नहीं थे, तब मैं उसका फ्री में इलाज किया करता था। वो मुझे भाई मानती थी। वो शादी करना चाहती थी, उसकी परमिशन लेने वो यहां आई थी। मैंने उससे कहा कि ऐसा पागलपन मत करना। उसने सुना नहीं और अचानक एक दिन वो गायब हो गई। मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। अब वो मेरे बारे में क्या सोचती थी, वो अपने गवाहों की जुबानी सुन लिया है। मैं उसकी जिंदगी सुधरी जाए इसलिए मदद कर रहा था, लेकिन यहाँ तो मुझे उसके खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की जा रही है। जज साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसका खून क्यों करूंगा? उसका खून करने के लिए मेरे पास एक तो ठोस वजह हो, जो कि इस केस में कहीं भी नहीं दिखती। जज साहब, मैं अगली गवाह के तौर पर नामदेव जाधव को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। नामदेव जाधव, हाजिर हो। नामदेव, मुझे बताइए, क्या रूपा आपके दुकान आई थी? हाँ, मेरे मॉल में आई थी। मतलब उसी ने मुझे कहा था कि वो आपकी मेहमान है। अच्छा, उसने और क्या कहा था? वो कैसी लगी आपको? दुखी लग रही थी? उसके चेहरे पर कोई टेंशन वगैरह? नहीं, वो मेकअप का सामान लेने आई थी और खुश लग रही थी, और कोई बात नहीं थी। जज साहब, उसे अगर मुझसे कोई खतरा होता तो उसने किसी को तो इस बारे में बताया होता ना। मेरे बारे में किसी से कुछ अच्छा बोला ही नहीं होता। हाँ, ये सारी बातें तो डॉक्टर की सच्ची है। वो तय करने के लिए मैं बैठा हूँ, हमें मत बताइए। नामदेव, आप जा सकते हैं। हाँ। जज साहब, रूपा के पिता के कहने के मुताबिक वो देवी सिंह के साथ भाग गई थी और उन्हीं के कहने के मुताबिक देवी सिंह का स्केच बनाया गया था। अब वो स्केच मेरी सूरत से मिलता है या नहीं, इसकी जांच की जाए। वो स्केच हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के पास है। डॉक्टर भी बहुत पहुंचा हुआ इंसान है। कैसे जज को उल्लू बना रहा है और जज भी बेवकूफ बन रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर। अब मुझे किसी के बोलने की आवाज नहीं चाहिए। जज साहब, मैं अगली गवाह के तौर पर एसीपी दिव्या सिंह को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। एसीपी दिव्या सिंह, हाजिर हो। दिव्या मैडम, आप इस केस को सॉल्व करने के लिए जितनी मेहनत कर रही हैं, उसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। मुझे बताइए, रूपा की डेड बॉडी आपको कहाँ मिली, कैसे मिली और क्या वहां पर कोई था? और जैसे आप कह रही हैं, क्या आपने उस डेड बॉडी को चबूतरे से बाहर निकालते हुए देखा था? मुझे शिखरे ने कॉल किया था कि वाड़े में कोई कुछ खोद रहा है। हम वहां पहुंचे तब वहां पर सिर्फ कंकाल ही था, आसपास कोई और नहीं था। मैडम, वो कंकाल वहां से निकाला गया था या वहां रखा जा रहा था? चबूतरा टूटा हुआ था और वो कंकाल आधा चबूतरे के बाहर था। मैडम, इससे ये साबित नहीं होता कि वो कंकाल चबूतरे के अंदर था। कोई मुझे फंसाने के लिए वो कंकाल लाकर वहां रख सकता है। हाँ। जज साहब, जिस दिन कंकाल मिला उस दिन मैं जेल के अंदर था। दिव्या मैडम खुद आकर चेक करके गई थी। दिव्या मैडम, क्या ये सच है? मैडम? जज साहब, इससे यही साबित होता है कि उस जगह पर मैं नहीं था, बल्कि बाहर का कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं सच में निर्दोष हूं।
मैं निर्दोष हूँ, ऐसा बार बार कहने से कोई निर्दोष साबित नहीं होता। और आपने भी मुझे बार बार खूनी खूनी कहने से मैं खूनी साबित नहीं होता। आप दोनों अपने गुस्से पर काबू रखें। ये कोर्ट है, कुश्ती का मैदान नहीं। सॉरी जज साहब। मैं भी माफी चाहता हूँ। दिव्या मैडम, कल जाकर अगर पुलिस स्टेशन की दीवार में कोई कंकाल मिला और हम गांव वालों ने ऐसे कहना शुरू कर दिया कि वो खून आपने किया है, तो क्या आप वो मान लेंगी? जवाब दीजिए मैडम। क्या कहा आपने? नहीं। उस बॉडी या कंकाल का हुलिया रूपा के बॉडी के साथ मिल रहा है, लेकिन क्या आप दावे के साथ कह सकती हैं कि वो बॉडी रूपा की ही है? डीएनए टेस्ट करवाइए। दावे के साथ मैं नहीं कह सकती, और डीएनए का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर किया तो मैच किसके साथ करेंगे, क्योंकि उसके ब्लड रिलेशंस में कोई जिंदा नहीं है। उसके पिता कुछ ही दिन पहले गुजर गए। जज साहब, मैंने कई बार ये सुना है, भले 100 अपराधी छूट जाए चलेगा, लेकिन किसी निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। मैंने सच में कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं, क्योंकि इनके पास आज भी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे मेरा खूनी होना साबित हो। मैं तो बस एक डॉक्टर हूं, लोगों की जान बचाना चाहता हूं, लेकिन यहां पर तो मुझे जबरदस्ती खूनी ठहराने की कोशिश की जा रही है। अगर मैंने सच में खून किए होते तो वो अब तक इस बात को कोर्ट में प्रूव कर पाते। और मेरा कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। मुझे यकीन है कि कोर्ट इस केस से मुझे बाइज्जत बरी करेगी। आप जा सकती हैं। कोर्ट की आज की कार्रवाई खत्म होती है, अगली कार्रवाई कल शुरू होगी। वाह, अच्छी तैयारी की है। आपको मेरे ट्यूशन की जरूरत नहीं है। आपको देखकर ही सीख रहा हूं। सच कहूं तो आप ही मेरा आदर्श बन गई हैं। मैंने तो ये भी सुना है, आज तक आप एक भी केस हारी नहीं है। मेरा भी कुछ ऐसा ही होने वाला है।